फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था। इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। यह किसी भी परीक्षा में निबंध के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। बस इसमें शब्दों का फर्क होगा। किसी परीक्षा में 250 शब्द लिखने होंगे, किसी में 500। मैंने यहाँ कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपको नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बता सकूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय नई शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले इसमें मैंने परिचय लिखा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डाटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि नई शिक्षा नीति है क्या। अब हम इसे विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले हमें इसमें जानना होगा कि शिक्षा आखिर किसे कहते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने एवं सिखाने की क्रिया। मगर केंद्र सरकार द्वारा 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर सीखने को नहीं मिलता था, क्योंकि उसमें ऐसी कोई वस्तु भी नहीं थी जो सिखाने वाली हो। ऐसा इसलिए था कि उस नीति के अंतर्गत बच्चों को सिर्फ रटना सिखाया गया था। रटने से ही उनको अपने ज्ञान को बढ़ाना था और उनके बच्चों के मन में एक डर बना रहता था कि उन्हें किसी भी तरह से कक्षा पास करनी है। और अधिकतर बच्चे इसी कश्मकश में रहते थे कि हम कैसे भी अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय या तृतीय आ सके। लेकिन शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को सार्थक करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास वाली नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्र सरकार ने अब मंजूरी दे दी है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसकी हमें आवश्यकता क्यों आई। पहले की शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो आज से 34 वर्ष पहले यानी कि 1986 में बनी थी। मूल रूप से परिणाम देने पर ही केंद्रित थी। मतलब यह है कि विद्यार्थियों का आकलन उनके द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर किया जाता था, यानी कि जिसके जितने ज्यादा अंक है वो विद्यार्थी उतना ज्यादा होशियार है। यह लेकिन एक एकल दिशा दृष्टिकोण कहलाएगा। इसके विपरीत नई शिक्षा नीति 2020 बहुल दिशा दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा और यही इस नीति का एकमात्र उद्देश्य है। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति में छात्र किताबी ज्ञान के अलावा भौगोलिक बाहरी ज्ञान को भी अच्छे से सीख पाएंगे। बच्चों को कुशल बनाने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में वह बच्चा रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसे
प्रशिक्षित करना नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस तरह सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस नई शिक्षा नीति का गठन किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु क्या है। सबसे पहले स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान को समझते हैं। नई शिक्षा नीति में 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष फिर 4 वर्ष इस डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है और यह 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। चलिए अब हम इस डिजाइन को समझते हैं, जो मैंने आपको बोला 5, 3, 3, 4। अब जो पहला 5 वर्ष का है, यह फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी। इसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल होगा और फिर ग्रेड 1 और 2 होगा। अब 3 वर्ष का जो प्रिपरेटरी स्टेज कहलाएगा, उसमें कौन कौन से ग्रेड आएंगे? कक्षा 3, 4, 5। ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष का मध्य या उच्च प्राथमिक चरण, उसमें कौन से ग्रेड आएंगे? 6, 7, 8। और अंत में 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण, इसके अंतर्गत 9, 10, 11वीं 12वीं कक्षा आएंगी। इसके अलावा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। दोस्तों, भाषाई विविधता का संरक्षण होता क्या है उसे जानते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही साथ इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है। किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी कि छात्र किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, असम, गुजरात, मराठी, कोई भी भाषा वह चुनना चाहे, उसी भाषा में वह अपनी आगे की पढ़ाई कर सकेगा। उसके ऊपर कोई भी ऐसा दबाव नहीं होगा कि उसे यह भाषा लेनी जरूरी है। शारीरिक शिक्षा, विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार, यानी कि जिस स्थान पर जो भी उपलब्ध हो सकेगा उसके अनुसार उन्हें वे सब प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम आदि में बढ़ चढ़कर भाग ले सके। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार, इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और फिर इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी, जो कि इस पुरानी शिक्षा नीति के अंतर्गत नहीं है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है वो एनसीईआरटी द्वारा ही तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में भी कुछ बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार, शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए उनके प्रदर्शन आकलन के आधार पर ही जो अध्यापक है उनकी पदोन्नति तभी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, जिसे हम NPST कहते हैं, इसका विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी कि NCFTE का भी विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्ययन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत और बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। जब अध्यापक पढ़े लिखे होंगे, अध्यापक अच्छे से सब शिक्षा नीति को समझ पाएंगे
और उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ा पाएंगे, तभी यह शिक्षा नीति कारगर साबित हो पाएगी। उच्च शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान है इस नई शिक्षा नीति में, इसे भी हम जान लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% वर्ष 2018 में तो जो था उससे बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव भी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्थाओं को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में जो हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं उसमें छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रमों को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। पुराने शिक्षा नीति के अनुसार यदि हम बीए कर रहे हैं, हम कॉलेज में ग्रेजुएशन करते हैं तो हमें 3 साल के बाद ही डिग्री मिलती है या फिर 4 साल के बाद ही डिग्री मिलती है, लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। इसमें यदि 1 वर्ष के बाद विद्यार्थी उसको छोड़ना चाहेगा पढ़ाई को तो उसे प्रमाण पत्र मिलेगा 1 वर्ष का। 2 वर्षों के बाद छोड़ना चाहेगा तो उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा और 4 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री विद्यार्थियों को दी जाएगी। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एमफिल जो पाठ्यक्रम है वह पीएचडी से काफी मिलता जुलता है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्य क्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। सामान्य शिक्षा परिषद क्या करेगा? यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात उनके लिए मानक निर्धारण का कार्य करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद क्या करेगी? यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद का क्या कार्य होगा? यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। मतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना भी इस शिक्षा नीति के तहत की जाएगी। अब दोस्तों हम इन दोनों शिक्षा नीतियों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत क्या था। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। साथ ही साथ इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लॉन्च किया। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का भी विस्तार किया था। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए
नई नीति का आह्वान भी इसी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किया गया था। अब हम जानते हैं दोस्तों, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके क्या प्रमुख बिंदु हैं। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6 हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया और उसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये हमने जाना नई और पुरानी शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदु। अब हमने जाना है नई शिक्षा नीति के विषय में, उसके निष्कर्ष को भी जान लेते हैं। नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है, जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की सबसे बड़ी जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। यह एक अच्छी नीति है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहुविषयक बनाना है। तो दोस्तों, ये हमने जाना नई शिक्षा नीति 2020 के विषय में। यह आपको किसी भी परीक्षा में निबंध के रूप में आ सकती है। इसे आप यदि 2 या 3 बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसके प्रमुख बिंदु समझ आ जाएंगे और आप आसानी से इस पर कितने भी शब्दों का निबंध लिख सकेंगे। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को जानने के लिए आपको दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। हम समय समय पर हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।